हेलो बच्चों। तो आइए CUET 2023 का MCQ क्वेश्चन को आज का क्लास में सॉल्व करेंगे। तो डोमेन पेपर जो अकाउंटेंसी का है उसमें सबसे पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो उसका MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका पिछला वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी को कवर किया था, एनपीओ का सारा थ्योरी को कवर किया था, और आज का क्लास में उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का एमसीक्यू क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अकाउंटेंसी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा अकाउंटेंसी का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला चैप्टर क्या है हमारा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्सेस ऑफ इनकम। तो बोल रहा है मेन सोर्सेस ऑफ इनकम कौन है, किसका मेन सोर्सेस ऑफ इनकम? तो बोल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स को सेल करना, ये तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये भी नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, चंदा प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा, देयर आर 400 मेंबर इन ए क्लब। रॉयल क्लब में कितना मेंबर है? टोटल 400 मेंबर है। हर एक मेंबर साल में कितना चंदा दे रहा? तो 50 रुपया सब्सक्रिप्शन दे रहा। तो 400 मेंबर है, 50 रुपया करके सब्सक्रिप्शन देगा, तो 20,000 रुपया सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 20,000। तो बोल रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000, 20,000 होना चाहिए, और 20,000 हम ड्यूरिंग द ईयर रिसीव भी कर रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो 20,000 हम रिसीव किए हैं सब्सक्रिप्शन, उस 20,000 में पूरा नेक्स्ट ईयर का, मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन शामिल है कितना? 7,000। तो इस 20,000 में नेक्स्ट ईयर का 7,000 शामिल है, तो इस 20,000 में हम 7,000 माइनस कर देंगे, तो ड्यूरिंग द ईयर हम कितना रिसीव किए? 13,000। 20,000 हमको मिलना चाहिए। 400 मेंबर है, 50 रुपया करके 20,000 मिलना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर हमको 20,000 मिला, लेकिन 20,000 में 7,000 नेक्स्ट ईयर का पैसा इसमें इंक्लूड है। तो 20,000 में 7,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो हमको ड्यूरिंग द ईयर मिला कितना? 13,000। तो बोला कैलकुलेट अमाउंट टू बी शो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन बकाया कितना रह गया। तो बताइए, मिलना चाहिए 400 मेंबर का 50 का रेट से 20,000, लेकिन हमको ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला? 13,000 ही मिला। क्या कि 20,000 मिला था, लेकिन 20,000 में हमारा 7,000 तो नेक्स्ट ईयर का है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना मिला? तो ड्यूरिंग द ईयर मिला हमको 13,000। तो हमारा बकाया कितना रह गया? तो 7,000। ये 7,000 क्या आया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये 7,000 रुपया हमको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना निकल कर आया? 7,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7,000। ए नंबर आंसर इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा? डोनेशन कैन बी। डोनेशन, तो देखिए कोई भी डोनेशन या तो स्पेसिफिक हो सकता है या तो जनरल डोनेशन हो सकता है। मान लीजिए किसी मंदिर में अगर हम दान पेटी में डोनेट कर दिए 10 रुपया, तो हम तो ये नहीं बोले कि 10 रुपया से आपको क्या करना है।
वो मंदिर का कार्यकारी जो मेंबर होगा वो 10 रुपया से कुछ भी कर सकता है, मंदिर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है। अगर हम 500 रुपया मंदिर में दान में दे दिए, डोनेट किए, तो 500 रुपया से हम तो कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं बताएं कि आपको ये करना है, वो कुछ भी कर सकता है, मीन्स जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में अगर 50,000 रुपया दिया जाए और बोला जाए कि इस मंदिर में ये 50,000 रुपया हम डोनेट कर रहे हैं, इसमें इस पैसे से इस मंदिर में आप गेट लगवा लीजिएगा, तो मंदिर का गेट लगवाने के लिए हम 50,000 रुपया अगर हम डोनेशन देते हैं तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। मतलब हम स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब 50,000 दिए तो 50,000 किस लिए दिए वो स्पेसिफाइड कर दिया गया, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो पूरा डोनेशन कैन बी, डोनेशन हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो जनरल डोनेशन भी हो सकता है और स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है। तो पूरा डोनेशन कैन बी, तो डोनेशन कैसा हो सकता है, जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब जनरल डोनेशन भी हो सकता है या स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी नंबर होगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताए थे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर फाइनल अकाउंट किसका है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड। कैश का क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली, केवल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कि बैलेंस शीट ओनली, केवल बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ दोनों में रिकॉर्ड। तो पिछले वीडियो में जो हमने थ्योरी बताया उस थ्योरी को आप लोग देखिएगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस को यहां मेंशन करते हैं बैलेंस सीडी और यहां लिखते हैं कैश। तो क्लोजिंग बैलेंस कहां मेंशन हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में, मींस पेमेंट साइड में। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट को में कहां मेंशन करेंगे, एसेट साइड में कैश को लिखेंगे। तो कहाँ मेंशन हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी मेंशन हुआ और बैलेंस शीट में भी मेंशन हुआ। तो इसका सही आंसर कौन होगा, डी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पूरा इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्रकार का बिना कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का पूरा एंट्रेंस फी में बी ट्रीटेड एज। एंट्रेंस फी को कहाँ ट्रीट करेंगे, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंट्रेंस फी को कहाँ ट्रीट किया जाएगा। देखिए एंट्रेंस फी रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है, कैपिटल इनकम भी हो सकता है, मींस रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल भी रिसिप्ट हो सकता है। कौन, एंट्रेंस फी। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो रेवेन्यू इनकम मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि एंट्रेंस फी को कैपिटल इनकम मानना है तो हम कैपिटल इनकम मानेंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है क्वेश्चन में तो एंट्रेंस फी को रेवेन्यू इनकम मानेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन
पूरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अब्सेंस में, मतलब अभाव में, एंट्रेंस फी को ट्रीट कहाँ किया जाएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा इसका। राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू इन आइटम। पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों को लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू आइटम हो, दोनों को लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है, कैपिटल आइटम को तो नहीं लिखा जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू इन आइटम। अब बोल रहा है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में केवल रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल रिसिप्ट को लिखा जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों को लिखा जाता है। पिछला वीडियो में आप लोग देखिएगा, हमने थ्योरी में इस चीज को बताया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों को लिखा जाता है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, मीन्स कैपिटल आइटम हो चाहे रेवेन्यू आइटम हो, दोनों को लिखा जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू इनकम को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है, कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल आइटम को नहीं लिखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दोनों को लिखा जाता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम को, गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम को लिखा जाता है, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा बोथ आर इनकरेक्ट। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ये दोनों का दोनों जो है स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में आए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। अब किसी हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल क्या होता है, एनपीओ में आता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो बोल रहा है मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना, मतलब कितना मेडिसिन खपत हुआ वो बताना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 20,000 रुपये का है हमारा, और ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए मेडिसिन 60,000 का, तो प्लस कर देंगे परचेज 60,000 का। बताइए 20,000 का मेरा मेडिसिन पहले से था, 60,000 का परचेज किए, तो टोटल मेडिसिन 80,000 का हुआ, और उसमें से बचा लिए, कितने का मेडिसिन बचा लिए, तो क्लोजिंग मेडिसिन, देखिए क्लोजिंग मेडिसिन कितने का बचा लिए, 20,000 रुपये का, तो 20,000 माइनस कर दीजिए, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना हुआ, 60,000। तो ये आ गया कंजम्पशन। कंज्यूम्ड, क्या कंज्यूम्ड किए, मेडिसिन, तो मेडिसिन कितना कंज्यूम्ड हुआ, 60,000 का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर 60,000। क्वेश्चन नंबर 7 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्या 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 में कहा जा रहा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, हमारा करंट ईयर, ध्यान रखिएगा हमारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2022। द फॉलोइंग एंट्रीज अपीयर्ड रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, 20-21 में 6,000 सब्सक्रिप्शन आया, 21-22 में 96,000, और 22-23 में 10,000। क्लब के पास टोटल 300 मेंबर है, हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा 400 रुपया करके, 300 मेंबर है, 400 रुपया करके सब्सक्रिप्शन देगा, तो 1,20,000 सब्सक्रिप्शन हो गया टोटल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 का 8,000 है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 2021 का प्रीवियस ईयर। हम बनाना कब है, तो बनाना है 31 मार्च 2022 का, करंट ईयर हमारा 31 मार्च 2022 है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाते हैं तो करंट ईयर का इनकम को लिखते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हटा देते हैं। तो हमारा करंट ईयर 21-22 है, तो करंट ईयर का इनकम कितना है, 96,000 प्रीवियस ईयर, और नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का 6,000, नेक्स्ट ईयर का 10,000 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रेवेन्यू इनकम लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो केवल करंट ईयर का रेवेन्यू इनकम को लेंगे। तो करंट ईयर का रेवेन्यू इनकम कितना है, 96,000।
तो 21-22 का रेवेन्यू इनकम है सब्सक्रिप्शन 96,000 और 300 मेंबर है, 400 रुपया करके मिलना चाहिए। तो मिलना कितना चाहिए? 1,20,000। लेकिन 1,20,000 में हमको कितना मिला है? 96,000 मिला है, 96,000 मिला है। इसका मतलब 24,000 रुपया क्या हो गया? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मेरा कितना हो गया? 24,000। ये 24,000 कहाँ से आया? 400 300 मेंबर है, 300 मेंबर 400 रुपया करके देगा तो 1,20,000 मिलना चाहिए। लेकिन 1,20,000 में हमारा करंट ईयर में कितना मिला? 96,000 मिला। तो इसका मतलब 1,20,000 में से 96,000 को माइनस कर देंगे तो बकाया कितना रह गया? 24,000। और हम क्या बोले थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो करंट ईयर का इनकम को लिखेंगे, चाहे वो रिसीव हो गया हो चाहे वो ड्यू रह गया हो। तो रिसीव कितना हुआ? 96,000। ड्यू कितना रहा? 24,000। दोनों इनकम मिलाकर कितना हुआ? 1,20,000। तो हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम कितना आएगा? 1,20,000। प्रीवियस ईयर 2021 से कोई मतलब नहीं, 6,000 से कोई मतलब नहीं, 10,000 से कोई मतलब नहीं। करेंट ईयर का इनकम 96,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 24,000, दोनों मिलाकर 96,000 करंट ईयर का कैश रिसीव है और करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग 24,000 है। तो कैश रिसीव हुआ हो चाहे आउटस्टैंडिंग हुआ हो, करंट ईयर का इनकम को हम कहाँ लिखते हैं? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? 1,20,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1,20,000, 1,20,000। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखे क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बोल रहा कौन सा अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में मेंशन होगा। डेबिट साइड क्या लिखते हैं हम? एक्सपेंडिचर। इधर क्या लिखते हैं? इनकम। यहाँ अमाउंट और यहाँ अमाउंट। अब बोल रहा है क्या? व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट का कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा? कहाँ? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में टू रेंट। बोल रहा कितना लिखा जाएगा यहाँ पर, इस चीज को बताने बोल रहा। बोल रहा क्या? इफ रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, रेंट पेड किया कितना? ड्यूरिंग द ईयर 70,000 है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 है। तो ये हो गया 78,000। और इसके बाद बोल रहा है क्या? रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000। ओपनिंग कितना है? 10,000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। तो ओपनिंग को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर का, ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर वाला को तो हम ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर वाला को माइनस करते हैं, क्योंकि बताए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाएंगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे ड्यू हो चाहे रिसीव हो, सबको मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर 70,000 मिला, 8,000 बकाया था, 78,000 प्रीवियस ईयर का 10,000, तो कितना आया? 68,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 68,000। तो कहा जा रहा कितना डेबिट होगा? तो डेबिट कितना होगा? 68,000। मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। एसेट्स दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021 का ओपनिंग। एसेट्स ऑफ स्टार क्लब, स्टार क्लब का एसेट्स है। तो एसेट्स कितना कितना है वो देख लीजिए। तो स्टार क्लब का एसेट्स में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का है, कैश इन हैंड 30,000 का है, ये सारा एसेट्स है। फर्नीचर 85,000 रुपये का है, 85,000 का। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 30,000 रुपये का। टोटल ऐड कर देंगे तो एसेट्स हमारा कितना आया? 8 8 16 3 19 3 22। ये आप गया 80,000, 30,000 और फिर 30,000 और 85,000। तो कितना हो गया? ये 5,000, 8 8 16 16 और 6 22।
2,25,000 रुपया। कितना आया? 2,25,000। और इसके बाद लाइबिलिटीज में आइए, लाइबिलिटीज कितना है? तो लाइबिलिटीज बोला जा रहा बैंक ओडी 1,15,000 और 25,000 रुपया का क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो 1,15,000 और कितना है? 25,000। मतलब दोनों जोड़ देंगे तो 1,40,000 का क्या आया? ये लाइबिलिटीज आया, ये एसेट्स आया। अब बोल रहा कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड कितना होगा 1 अप्रैल 2021 को? तो कैपिटल फंड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स हमारा 225 का है और लाइबिलिटीज है 1,40,000 का, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1,40,000। तो 1,40,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये 5, 12, 4, 8, 1, 85,000। कितना आएगा? 85,000। तो 10 का कितना नंबर है? ए नंबर। तो 10 का ए नंबर आंसर होगा। कितना रुपया? 85,000। तो 10 का ए नंबर 85,000 कैसे आया? तो 10 का ए नंबर कैसे आया 85,000? तो जितना एसेट्स था ऐड कर दिए, 225 आया। जो लाइबिलिटीज था ऐड कर दिए, 140 आया। अब इस एसेट्स में से इस लाइबिलिटीज को घटा दिए तो 85,000 क्या निकल गया? कैपिटल फंड। ये क्या निकला? कैपिटल फंड। तो इसका कैपिटल फंड का आंसर कितना आएगा? 85,000 हमको कैपिटल फंड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा? क्या बोला? कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपके सामने है। स्पोर्ट्स फंड 60,000 का है, डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड का 25,000। प्राइज पूरा स्पोर्ट्स प्राइज एवार्डेड, प्राइज एवार्डेड दिए 10,000 का और खर्च किए स्पोर्ट्स इवेंट में 8,000, मीन्स 18,000 मेरा खर्च हो गया। प्राइज एवार्डेड के रूप में 10,000 और स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में खर्च हुआ 8,000, 18,000 खर्च हुआ। इनकम हुआ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट से 5,000। तो टोटल फंड कितना आया? तो मेरे पास स्पोर्ट्स फंड था कितने का? 60,000 का। फिर डोनेशन आया, फंड से डोनेशन आया, तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना आया? 25,000 डोनेशन आया। और इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इनकम कितना आया? 5,000। तो 5,000 इनकम को लिख देंगे, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड 5,000। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास फंड? 90,000। अब 90,000 में खर्च कितना किए? तो देखिए ये 10,000 खर्च किए, 8,000 खर्च किए। स्पोर्ट्स प्राइज एवार्डेड 10,000 और एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट में 8,000। तो टोटल एक्सपेंसेज कितना कर दिया हम? 18,000। ये 18,000 कैसे हुआ? 10,000 स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड में दिए, एक्सपेंसेज किए कितना? 8,000। दोनों मिलाकर कितना खर्च किए? 18,000। तो 90 में से 18,000 घटा देंगे तो 72,000। ये क्या आया हमारा? 72,000। तो बोल रहा है स्पोर्ट्स फंड जो लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कितना शो होगा? 72,000। तो ये हो जाएगा लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कितना शो करेंगे? 72,000। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर 72,000। क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 में क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉकर रेंट। लॉकर रेंट रेवेन्यू इनकम होता है और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करने बोल रहा है। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो लॉकर रेंट इनकम होता है, तो लॉकर रेंट को इधर इनकम साइड में क्रेडिट में इनकम होता है, इधर क्या होता है? इनकम। इधर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो इधर बोल रहा है कि लॉकर रेंट, लॉकर रेंट यहाँ क्या लिखेंगे इस चीज को बताने बोल रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे इस चीज को बताने बोल रहा है। तो देखिए कैसे होगा। ड्यूरिंग द ईयर लॉकर रेंट कितना रिसीव किया है? 64,000। तो लिखेंगे लॉकर रेंट रिसीव्ड। कितना रिसीव किया है? 64,000। और इसका फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस को भी ऐड करते हैं और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस को भी लेस करते हैं। याद रखिएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो ये फॉर्मूला काम आएगा, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे रेवेन्यू इनकम हो। अगर ये देखिए ओपनिंग भी दिया हुआ है और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया रहे और ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव किया ये भी दिया हुआ है, तब इस फार्मूला को हम पुटअप करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालिए चाहे रेवेन्यू इनकम निकालिए। तो 64,000 ड्यूरिंग द ईयर आया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये देखिए ओपनिंग डेट है क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग डेट को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखिए लॉकर रेंट का कितना है 13,600, तो यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिखिए 13,600। और इसके बाद ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस, तो देखिए रिसीव्ड इन एडवांस लॉकर रेंट का है, देखिए ओपनिंग डेट को कितना है 7,000, तो ओपनिंग डेट को यहाँ लिखिए 7,000। ये हो गया 13 और 7 20,600, ऐड कर दीजिए 84,600। अब इसके बाद आइए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट ओपनिंग कितना है 10,200, यहाँ लिखिए 10,200। और क्लोजिंग रिसीड इन एडवांस, तो देखिए रिसीड इन एडवांस क्लोजिंग कितना है 9,000, तो यहाँ लिखिए 9,000। यह आ गया 19,200, माइनस कीजिए तो 6 2 400, 14 में से 9 5, 65,400। क्या आंसर होगा इसका 65,400 आया। तो आंसर देखिए 65,400 कहाँ है बी नंबर में, सॉरी कितना नंबर में है ए नंबर में है 65,400, ए नंबर में है 65,400। तो इसका सही आंसर क्या होगा ए नंबर 12 का ए नंबर सही आंसर होगा। 12 के बाद मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे 65,400 लिख। अब आ जाइए 12 के बाद कितना नंबर 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड 17,000 है और ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन आया इस फंड से कितना 7,800। तो ओपनिंग प्राइज फंड 17,000 है आप प्लस डोनेशन मिला फंड से, देखिए डोनेशन रिसीव किया टुवार्ड्स दिस फंड, इस फंड से डोनेशन कितना मिला 7,800। वाइल अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइज कितना खर्च हुआ 6,850 और इंटरेस्ट रिसीव किया फंड से 2,000। तो जो पैसा आया इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसीव किया फंड से कितना 2,000। तो टोटल पैसा आया कितना तो 17,000 और 7,000 24 और 2 26,800। और इसमें खर्च कितना हुआ माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेज को। तो बोल रहा वाइल अमाउंट स्पेंड, स्पेंड मैंने खर्च हुआ, प्राइस कितना प्राइज हम दिए 6,850 रुपया प्राइज दे दिए, 6,850 रुपया प्राइज खर्च हो गया है, प्राइज के रूप में दे दिए मैं तो खर्च हो गया। तो अब हमारा कितना बच रहा है तो बोल रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड, फंड हमारा बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस ऑफ फंड, फंड का बैलेंस हमारा कितना बचा घटा दीजिए। ये हो गया 50, ये 10 10 5, ये बच गया 7 7 17, 17 में से 8 गया 9, ये बच गया 5 25, 25 में से 6 घटाएंगे तो 19, कितना आया 19,950। तो देखिए 19,950 कितना नंबर है 19,950 सी नंबर। तो 13 नंबर का आंसर क्या होगा सी नंबर, 13 नंबर का आंसर क्या होगा सी नंबर 19,950 रुपया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कैपिटल फंड इज नॉन, कैपिटल फंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी। कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं तो अभी बताए थे कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड मालूम हो जाता है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज घटा दीजिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड पता चल जाएगा। तो हमको कैपिटल फंड निकालने बोल रहा था, कैपिटल फंड निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को घटा देंगे, कैपिटल फंड निकल जाएगा। मीन्स 14 का ए नंबर आंसर सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्या बोल रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है, कैशबुक का, कैशबुक का समरी है, बैंक अकाउंट का होगा नहीं, कैपिटल अकाउंट का होगा नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का होगा नहीं, तो किसका समरी है, कैशबुक का, मीन्स 15 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा था अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सो इन द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी पैसा अगर हम एडवांस किसी से ले लेते हैं तो हमारे लिए वो लायबिलिटीज होता है, तो उसी प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले लिया है, तो एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन लिया वो क्या है, लायबिलिटीज है, तो बोल रहा कहाँ लिखा जाएगा, बोल रहा कहाँ शो किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस को कहाँ शो किया जाएगा, तो लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो लायबिलिटीज होता है तो कहाँ शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में, तो 16 का ए नंबर आंसर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ शो किया जाता है, तो बोल रहा है जनरली शो होता है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स कैश का लेन देन, तो कैश तो क्रेडिट बैलेंस होता नहीं है जनरली, कैश कौन अकाउंट बैलेंस होता है, हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस ही होता है जनरली, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 17 का ए नंबर, 17 का क्या होगा, ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन को देखे क्या, 18 नंबर क्वेश्चन में हो रहा है आइटम दैट शुड बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए स्कूल, किसी भी स्कूल का अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट किया जाएगा, बोला किसी भी स्कूल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेबिट किया जाएगा, किसको डेबिट किया जाएगा, ट्यूशन फी को, ट्यूशन फी रिसिप्ट, तो ट्यूशन फी रिसिप्ट तो क्रेडिट होगा, डेबिट तो होगा नहीं। इसके बाद बोला इक्विपमेंट परचेज फॉर साइंस लेबोरेटरी अमाउंट ऑफ रिवार्ड, ये भी नहीं होगा, फी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा, बी नंबर, इक्विपमेंट परचेज फॉर साइंस लेबोरेटरी। 19 नंबर 18 का बी नंबर आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या शो करता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या कैश रिसीट एंड पेमेंट, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट को शो करता है, तो 19 का डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, 20 में बोल रहा है क्या, फंड रेज बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ऑपरेशन आर क्रेडिटेड टू, बोल रहा है कि आप फंड जो रेज होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल फंड ऑफ एनपीओ को, जनरल फंड ऑफ एनपीओ को, मैच फंड को, या बोथ ए एंड बी को। तो फंड जो रेज होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको कहते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड, तो यहाँ पर कैपिटल फंड भी होगा, जनरल फंड भी होगा, लेकिन डी नंबर में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी का मतलब ए भी होगा बी भी होगा, तो ये सही आंसर क्या होगा इसका, डी नंबर। 20 का सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, 21 में क्या है, तो 21 में बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब, किसी भी क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बोला इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, इसमें से कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब, किसी क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें से कौन रिकॉर्ड नहीं होगा, पेमेंट टू वर्कर ये तो रिकॉर्ड होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी रिकॉर्ड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हाँ ये रिकॉर्ड नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। 22 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 का आंसर देखिए क्या है, तो 22 में बोल रहा क्या, गणेश जो है चैरिटेबल, बोल रहा गणेश चैरिटेबल गेट सरप्लस फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से गणेश का कितना सरप्लस आया, 60,000, कब, 19-20 में, 19-20 फाइनेंशियल ईयर में सरप्लस आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 60,000,
इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ द, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, किसका डेबिट साइड में, तो बोल रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में, या बोला जा रहा क्या बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बोल रहा सरप्लस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सरप्लस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बताए हुए हैं इसका पिछला वीडियो में जिसमें थ्योरी पढ़ाए हैं, उसको अब आप लोग देख लीजिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ रिकॉर्ड होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट में लिखते हैं टू सरप्लस, डेबिट में लिखा जाता है किसको, सरप्लस को। तो यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में टू सरप्लस, कितना सरप्लस है 60,000। तो कहाँ रिकॉर्ड किए हम, डेबिट साइड में, किसका डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर, 22 का क्या नंबर होगा, बी नंबर आंसर होगा। 22 के बाद आइए 23 में, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली प्रिपेयर बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली तैयार होता है कब, बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 23 में किस, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या तैयार किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद ही बैलेंस शीट बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 23 का ए नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो 70,000, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो रहा 70,000, आज सब्सक्रिप्शन रिसीव किया कितना 19,600, जिसमें से 3,000 कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो हम क्या बोले थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो, अगर मिल गया तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें है 19,600 में 3,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो हमको 3,000 से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी तो शामिल है उसमें। तो हमारा 70,000 का बैलेंस पहले से था, अब प्लस 19,600 फिर मिल गया, तो अब हम कितना लिखेंगे 89,600 को हम लिखेंगे। तो कहा जा रहा है डेबिट बैलेंस और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 70,000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव अमाउंटेड टू रुपीज 19,600, जिसमें से 3,000 नेक्स्ट ईयर का है, कोई मतलब नहीं है 3,000 नेक्स्ट ईयर का रहे चाहे प्रीवियस ईयर का है, 19,600 में शामिल है तो हम उसको लिखेंगे। तो 19,600 और 70,000 डेबिट बैलेंस है, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 89,600। तो बोला अकॉर्डिंग टू यू, अब हमारे अनुसार व्हाट अमाउंट विल बी शो इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 70,000 भी शो करेंगे, 19,600 भी शो करेंगे, तो टोटल कितना शो करेंगे 89,600। तो इसका आंसर होगा 24 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर होगा, बी नंबर। नेक्स्ट 24 के बाद 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा, What is an accounting treatment of cash receipt for life membership fee? लाइफ मेंबरशिप फी से अगर कैश रिसीव होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो डेबिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, टू बी शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या टू बी शो इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर हमारा पैसा लाइफ मेंबरशिप फी से आता है तो एक कैपिटल रिसीव कहलाता है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, कैपिटल रिसीव होता है। कैपिटल रिसीव को कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में तो क्या लिखा हुआ है, डेबिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा नहीं, क्रेडिट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा नहीं, टू बी शो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो सी नंबर इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका, सी नंबर। 25 नंबर में आओ, 25 के बाद 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंट्स इज एनपीओ वेयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, ईटीसी आर रिकॉर्डेड। बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इनमें से किसमें एनपीओ का बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज और बोला आर नॉट रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, या ऑल ऑफ द एबव।
तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है क्या कि आउटस्टैंडिंग को कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रीपेड को कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और बोल रहा नॉट रिकॉर्डेड कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते एनपीओ बनाते समय, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां पर हम आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सी नंबर। इसके बाद 27 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्डेड क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें से कौन क्रेडिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, इसमें से कौन जो है रिकॉर्डेड होगा कहाँ, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें से कौन सा होगा, तो बोल रहा 500 रुपया रिसीव फ्रॉम एंट्रेंस फी, नहीं, कैश परचेज ऑफ बुक्स, कैश परचेज ऑफ बुक्स कितना 1000, डोनेशन रिसीव 200, आउटस्टैंडिंग 100 रुपया फॉर रिपेयर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट साइड, पेमेंट साइड मतलब खर्च हुआ। तो ये बताइए, पहला तो रिसीव किए तो ये तो खर्च हुआ नहीं, कैश परचेज किए तो यही ना खर्च है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, बुक परचेज किए तो खर्च हुआ, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा इसको। क्वेश्चन नंबर 27 का बी नंबर। 28 नंबर में आइए, 28 में क्या होगा, 28 में लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स इज ट्रीटेड एज डैश इज कंसर्न ऑफ NOP, मतलब नेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचने से यदि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको ट्रीट किया जाएगा। कहाँ ट्रीट किया जाएगा, रेवेन्यू इनकम और लॉस में, कैपिटल लॉस में, या नन ऑफ द अबव में, या कैपिटल इनकम में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को कहाँ ट्रीट करेंगे, NPO में, ठीक है, याद रखिएगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर फिक्स एसेट्स को बेचने से लॉस होता है तो उस लॉस को कहाँ ट्रीट करेंगे, NPO में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ ट्रीट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका है कैपिटल इनकम, दूसरा है रेवेन्यू इनकम और लॉस। तो अगर प्रॉफिट होगा तो रेवेन्यू और लॉस होगा तो रेवेन्यू लॉस कहलाएगा। तो 28 का बी नंबर आंसर हो। 29 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा, पास जर्नल एंट्री फॉर डांस क्लब, डांस क्लब का तुम्हारा जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है। डिफिशिएट हुआ है 80,000 रुपये का, तो डिफिशिएट हुआ है तो हम क्या बताए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं और अगर डिफिशिएट होता है तो हम बताए हैं, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि डिफिशिएट होगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो भी डिफिशियंसी आएगा यहाँ लिखेंगे। तो डिफिशिएट माने कमी, तो एंट्री क्या बना, एंट्री क्या बन रहा है, डिफिशिएट अकाउंट डेबिट और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिफिशिएट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ देखिए डिफिशिएट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इसमें भी एंट्री दिया हुआ है, पास जर्नल एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड करने में, तो रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन का तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा, तो पहला बोल रहा क्या, इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मतलब क्या हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाते हैं तो सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू इनकम है। तो बोला सब्सक्रिप्शन इनकम को अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू इनकम है, तो रेवेन्यू इनकम को यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिखेंगे। तो क्या एंट्री बना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्री देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ पर है, ये देखिए बी नंबर में है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 30 का
बी नंबर आंसर सही होगा। इस प्रकार से हम लोग जो है पूरा एनपीओ का टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसको आप लोग रिपीट कीजिए। क्वेश्चन तो और भी बन सकता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन से टोटल 30 क्वेश्चन ही बनाए। इसको आप लोग रिपीट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपका एनपीओ के बाद फंडामेंटल पार्टनरशिप का अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड पहले चैप्टर को समझाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे बन पाएगा उसको सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का क्लास को समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू।